चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की खबरों का जिक्र करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में बैठक है और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत शामिल होंगे कई नेता। यूपी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं गणेश गोदियाल, वो भी यहाँ पर शामिल, कई दूसरे नेता भी यहाँ पर शामिल हैं। तो यूपी उत्तराखंड के चुनावों को लेकर रणनीति तैयार होगी। कांग्रेस की ये बैठक चल रही है और इस बैठक में सोनिया गांधी की अध्यक्षता कर रही हैं। सोनिया गांधी इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं और बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये बैठक की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर गणेश गोदियाल खुद शामिल हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष सभी मौजूद है। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनावों को लेकर ये बैठक है। सीधे तौर पर अपने पदाधिकारियों के साथ संवाद यहां पर सोनिया गांधी कर रही हैं, जिससे कि चुनावों के दौरान की बेहतर रणनीति बनाई जा सके। तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत शामिल होंगे कई नेता। यूपी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर तैयार होगी रणनीति। फिलहाल सोनिया गांधी खुद इसकी अध्यक्षता कर यहां पर तमाम बातचीत कर रही हैं। आपको बता दें कि ये बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनावों को लेकर ये खास बैठक बताई जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में ये बैठक चल रही है। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रोहित, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में क्या कुछ खास उत्तराखंड की तरफ से रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो महज कुछ महीने का ही वक्त बचा है। तो ऐसे में उत्तराखंड जो कांग्रेस है वह लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है और अपनी रणनीतियां तैयार कर रहा है ताकि आगामी चुनाव में वह फतेह हासिल कर सके। इसी क्रम में जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, वह सिर्फ उत्तराखंड के नेता मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि देश भर के सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है और उसमें मंथन किया जाएगा कि जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव होना है, उन राज्यों में किस तरीके से कांग्रेस अपनी पृष्ठभूमि रखेगी और किस तरीके से चुनाव जीतेगी, इस पर खासकर चर्चा किया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि ओवरऑल देखें तो चुनाव के दृष्टिगत काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी जो है सभी अध्यक्षों को जो ब्रीफ करेंगी कि किस तरीके से आगामी चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीतियों को धरातल पर उतारना है, जनता से मिलना है, साथ साथ जो कार्यकर्ता है उनसे किस तरह उनको मोटिवेट करके आगामी चुनाव के लिए उनको अभी से ही तैयार पूरी तरीके से कर देना है, ताकि जो जब चुनाव होंगे तो उस दौरान एक अहम भूमिका निभा सके। तो कुल मिलाकर देखें काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी जो सभी अध्यक्ष हैं उनको दिशा निर्देश देंगे कि आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ करना है। इसके साथ अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, नेताओं का दल बदल करने की प्रक्रिया जारी है। तो इससे मुद्दे को लेकर की बातचीत हो सकती है कि जो तमाम नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं उन नेताओं को किस तरीके से शामिल कराया जाए, क्योंकि सबसे अहम बात यह होती है जब कोई नेता शामिल होते हैं तो उस पार्टी के जो पुराने नेता होते हैं उनका समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती पार्टी के पास भी है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि कई नेता जो है वह कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के भी मंथन किया जाएगा और वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं उसमें हरक सिंह रावत हो गया और तमाम जो नेता अभी फिलहाल सरकार से नाराज चल रहे हैं, वह भी उनके भी शामिल होने की चर्चा जोरों शोरों पर थी। तो इन सबको भी अगर शामिल कराने की बात होती है तो उन सबको लेकर के भी चर्चा किया जाएगा कि आगे चुनाव से पहले क्या कुछ कांग्रेस जो है वह स्थितियां अपनाए, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए। बैठक के बाद एक बार फिर से हम आपसे रूबरू होंगे और आज जानकारियां जुटाएंगे कि आखिर क्या कुछ खास रहा। खबरों में आगे बढ़ते देहरादून से खबर है, बुजुर्ग दिव्यांग लोगों को वोट देने के लिए एक सहूलियत दी जा रही है। आपको चुनाव आयोग की तरफ से सहूलियत मिल सकती है। आपको बता दें कि बुजुर्ग दिव्यांग मरीज निर्वाचन विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है कि इनको घर बैठे ही वोट दिलाने का, वोट का अधिकार जो है वो दिया जा सके। दरअसल पोस्टल बैलेट का विकल्प इनको दिया जा रहा है। पहली बार ये विकल्प मिल सकता है। निर्वाचन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है कि पोस्टल बैलेट का इनको विकल्प दिया जा सके। पोस्टल बैलेट का अर्थ है कि आप घर बैठे ही वोट दे सकेंगे और पोस्ट करके अपना वोट निर्वाचन आयोग तक पहुंचा सकेंगे। फिलहाल निर्वाचन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है कि ये एक ऑप्शन दिया जा सके, एक विकल्प दिया जा सके तमाम बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, मरीजों को, जो घर बैठे ही अपना वोट दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाने का तरीका ये निर्वाचन आयोग की तरफ से ढूंढा गया है कि घर बैठे ही अब बुजुर्ग, दिव्यांग, मरीज जो वोट नहीं दे पाते थे अपनी मजबूरी की वजह से, वो घर बैठे ही अपना वोट दे सकते होंगे। तो ऐसे में जो वोट परसेंटेज है उसको बढ़ाया जा सकता है, इसका एक विकल्प मिल सकता है। फिलहाल पहली बार पोस्टल बैलेट का विकल्प इन लोगों को दिया जा रहा है।
तो मरीज, बुजुर्ग और दिव्यांगों को ये ऑप्शन दिया जाएगा। बुजुर्ग दिव्यांग लोगों को वोट देने में सहूलियत रहे, इसके लिए जरूरी है कि पोस्टल बैलेट शुरू किया जाए और निर्वाचन आयोग अब इसकी तैयारी कर रहा है कि इस बार चुनावों के दौरान ये ऑप्शन दिया जा सके। तो पहली बार पोस्टल बैलेट का विकल्प दिया जाएगा। आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट का विकल्प इससे पहले कभी नहीं दिया गया बुजुर्गों को, मरीजों को, दिव्यांगों को। ये पहली बार होगा जब ये विकल्प दिया जाएगा और इस विकल्प का कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब घर से ही वोट दे सकेंगे बुजुर्ग, दिव्यांग और मरीज। तो घर बैठे ही वोट देने की सहूलियत रहेगी और इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तैयारी की जा रही है। तो पहली बार पोस्टल बैलेट से विकल्प हो रहेगा कि आप वोट दे सकते हैं। तो निर्वाचन विभाग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। तो बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों को वोट देने में सहूलियत इससे रहेगी और बेहतर तरीके से यहां पर वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सकेगा। रोहित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रोहित, आप पोस्टल बैलेट के जरिए वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बुजुर्ग, मरीज और दिव्यांगों को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि पोस्टल बैलेट से आप अपना वोट दीजिए। इसकी किस तरीके की तैयारी की जा रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए आज चुनाव के दृष्टिगत जो निर्वाचन कार्यालय है वह लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां से बीते दिनों की अगर हम बात करें तो ईवीएम, वीवीपैट जो वोट के लिए सबसे अहम मशीन भी है, उसके परीक्षण भी किए गए थे और बंगाल जो चुनाव हुए थे उसके बाद से उनको मंगाया गया था और इसको लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं कि जो हमारे मशीन होंगे उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि महज कुछ महीने चुनाव में बचे हैं। तो ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो पोस्टल बैलेट जो है उसका इस्तेमाल हमेशा जो गवर्नमेंट जॉब में करने वाले या फिर सैनिक हैं जी। उनको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समस्या यह हो रही थी कि इस कोविड काल के दौरान भी जो स्थितियां थोड़ी सी भिन्न हुई है। इसके अतिरिक्त बात करें जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो वोट देने नहीं आ पा रहे हैं या फिर जो विकलांग वोट देने नहीं आ पा रहे हैं, इनके लिए पहले भी निर्वाचन आयोग एक व्यवस्था करता रहा है, गाड़ियों की व्यवस्था करता था या फिर जो नजदीकी बूथ होते थे उन बूथों में उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करता रहा है। तो इसी क्रम में अब एक बार फिर से पहल करने जा रहा है ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में जो पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई है, तो उन लोगों के लिए जो विकलांग है, जो बुजुर्ग है, वो जो वोट करने आसानी से नहीं आ पाते, तो वो पोस्टल बैलेट के जरिए यानी कि घर पर ही उनके भेज दिया जाएगा, पोस्टल बैलेट भेज दिया जाएगा, जहां से वो जो जिसको प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं उसको दे करके वापस उसको भेज जमा करा सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए कहीं ना कहीं पहल है कि जो बुजुर्ग, विकलांग लोग हैं जो वोट देने नहीं आ पा रहे हैं वह वोट देने आ पाएंगे। और खास बात का यह रहेगा कि अगर पोस्टल बैलेट की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें भी इजाफा होगा। अमूमन तौर पर देखा जाता है तो करीब 60 से 65% अभी तक के उत्तराखंड के राज्य चुनाव की बात करें तो 60 से 65% ही मतदान अभी तक होते रहे हैं। तो ऐसे में एक चुनाव आयोग को भी प्रेशर रहता है कि आखिर जो मतदान ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रोहित और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब यहां पर एक नया ऑप्शन, एक विकल्प दिया जाएगा दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, मरीजों को कि पोस्टल बैलेट से वो अपना वोट दे सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, आपदा से स्कूलों को हुआ भारी नुकसान। जी हां, 8 जिलों के अंदर 417 स्कूल ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है। 18 और 19 अक्टूबर को आई आपदा से ये नुकसान हुआ। अल्मोड़ा में 8 करोड़ का नुकसान हो गया है। तो आपको बता दें कि 18 और 19 अक्टूबर को उत्तराखंड के अंदर आई आपदा, लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ की वजह से यहाँ पर 417 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। अल्मोड़ा के अंदर 8 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है जिसका नुकसान यहां पर हुआ। तो 8 जिलों के अंदर 417 स्कूलों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड में बड़े स्तर पर यहां नुकसान हुआ है। 18 और 19 अक्टूबर को यहां पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से काफी नुकसान हुआ। ये आपदा उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही लेकर आई थी और 8 जिलों के अंदर 417 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। 18 और 19 अक्टूबर को ये मूसलाधार बारिश हुई थी। उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति रही होगी। कोई नदी की तस्वीर नहीं है, बीच में आप देखिए ये पुल है, ये सड़क है। तो वहीं काशीपुर के अंदर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के कथित ऑडियो प्रकरण को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उन्हें नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं संदीप सहगल ने इस मामले में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कथित ऑडियो में अपनी आवाज होने से इनकार करते हुए इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल का एक ऑडियो चर्चा में आया था जिसमें वो कथित रूप से पार्टी के 2 नेताओं मनोज जोशी और मुक्ता सिंह को चुनाव हराने की बात कहते सुनाई दे रही हैं। इस ऑडियो के बाद कांग्रेस में बवाल मच गया था।
कांग्रेस पार्टी का मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का किसी का भी ये करा हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति को कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति का करके उसे कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की यदि छवि खराब इसमें हो रही है तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के मानते कि फायदा नहीं, क्योंकि राजनीति में सब चलता है। आप नहीं, यदि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, मेरी जगह पार्टी का कोई भी दावेदार है तो पार्टी को नुकसान हुआ ना, और जब पार्टी को नुकसान हुआ तो उस व्यक्ति को भी नुकसान हुआ, चाहे मैं हूं, कोई भी व्यक्ति यदि हो। भाई व्यक्तिगत मेरे को नुकसान हो सकता है, ये बात मान रहा हूं कि व्यक्तिगत मेरी छवि खराब करने की कोशिश करी गई, लेकिन इसमें पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करी गई तो पार्टी की छवि से सभी लोगों को नुकसान होगा, ना कि मेरे को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मामले में पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर कोतवाली अंतर्गत एक महिला ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया। मामले में पीड़िता ने कोतवाली कीर्तिनगर में नामजद तहरीर दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं उधम सिंह नगर के पंतनगर सिटकुल स्थित सीईटीपी प्लांट के अंदर टैंक में जहरीली गैस से बेहोश होकर डूबने से प्लांट हेड सहित 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कार्य चलाते हुए तीनों शवों को टैंक से बाहर निकाला, जबकि एक श्रमिक की बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ट्रीटमेंट प्लांट की खराबी आने की वजह से पहले एक श्रमिक हरिपाल टैंक में मोटर को ठीक करने के लिए उतरा था, लेकिन अमोनिया और मीथेन गैस के रिसाव के चलते वो बेहोश हो गया। शोर होने पर खुद प्लांट हेड रमन भी गड्ढे में उतर गए और जब कुछ देर बाद कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो तीसरा कर्मचारी अवधेश भी गड्ढे में उतर गया। तीनों कर्मचारियों को देखने के लिए जब चौथे कर्मचारी को गड्ढे में उतारा गया तो वो बेहोश हो गया, जिसे कर्मचारी की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसका इलाज किया गया। आनंद फानन में घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने, अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाया और तीनों शवों को बाहर निकाला। माध्यम से सूचना आई कि 3 लोग जो हैं या इस कंपनी के ये कंपनी जो है वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, उसमें गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है। तब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि 3 लोग मतलब उसमें नीचे दिख रहे थे डेड बॉडी के रूप में। तो हमारी एसडीआरएफ, फायर और हमारी पुलिस, जिले पुलिस की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन करके तीनों डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।